हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 12 की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अपने पिछले सेशन में हमने लेखक के संगीत कला से निपुण परिवार तथा लेखक के अंदर जागृत होने वाली रुचि कविता लेखन के बारे में जाना था, तो आज हम पढ़ेंगे कि लेखक कैसे कविता लिखने व पढ़ने लगा और उसके सामने कौन सी ऐसी समस्या आन खड़ी हुई जिसे सच्चाई के रूप में वह कक्षा अध्यापक को बताना चाहता था। लेकिन सर्वप्रथम हम पृष्ठ 103 से शुरू करते हुए कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे और साथ ही साथ उनके अर्थ भी लिखेंगे। हमारा पहला शब्द है प्रारंभ। प के पैर में पदेन, आ, र के ऊपर बिंदी, भ। प्रारंभ मीन्स शुरू। चलते हैं अगले पेज पर 104। राह। राह मीन्स वे। बच्चों, यहाँ पर राम लला लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक ये प्रिंटिंग में आया है, इसको ठीक कीजिए और लिखिए राम लाल। खुशामद। ख को छोटा ऊ, श को आ, म, द। खुशामद मीन्स चापलूसी। गर्व। ग व के ऊपर रेफ, गर्व मीन्स घमंड। श्रोताओं। श्र को ओ, त को आ, ऊ, बिंदी, सुनने वाले। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। बच्चों, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत परेशान होना। प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष मीन्स एवरी ईयर। अगली पंक्ति में आइए। समस्या। समस्या मीन्स प्रॉब्लम। प्रतियोगिता। प के पैर में पदेन, त को ई, य को ओ, ग को ई, त को आ। प्रतियोगिता मीन्स कॉम्पिटिशन। सर्वोत्तम। स व को ओ, ऊपर रेफ, आधा त, त, म। सर्वोत्तम मीन्स बेस्ट। हमारा अगला शब्द है पुरस्कृत। प को छोटा ऊ, र, आधा स, क के पैर में री, त। पुरस्कृत मीन्स इनाम देना। अगले शब्द पे आइए। प्रेक्षित। प के पैर में पदेन, ए, श को छोटी ई, त। प्रेक्षित मीन्स भेजना। अगली पंक्ति में देखिए। काठ मार गया। काठ मार गया भी एक मुहावरा है। काठ मार जाना का अर्थ है सन रह जाना। अगला शब्द है स्नेह। आधा स, न को ए, ह, स्नेह। स्नेह मीन्स प्यार। अगला शब्द हमारा देखिए भुसुर। बच्चों, यहाँ भी असुर दिया गया है, उसे कट करके लिखिए भुसुर। भुसुर यानी धरती का देवता। भू यानी धरती, सुर यानी देवता। बच्चों, जल्दी से मेरे साथ अगले शब्द की ओर बढ़िए। नजरे गड़ाए। नजरे गड़ाए यानी सिर झुकाए। आर्द्रता। आ, द के पैर में पदेन, रेफ, त को आ। आर्द्रता मीन्स गीलापन। बेबसी, मजबूरी। नालायक। नालायक मीन्स बेकार। असमंजस की स्थिति। आधा स को छोटी ई, थ, आधे त को छोटी ई। असमंजस की स्थिति, इन कंफ्यूजिंग सिचुएशन। अब चलते हैं पेज नंबर 105 की ओर। कान लाल करना यानी खिंचाई करना। भविष्य। भ व को छोटी ई, आधा श, य। भविष्य मीन्स फ्यूचर। उत्साह, जोश। अगला शब्द देखिए तुके। तुके यानी राइम। RHYME। उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल। हृदयंगम। ह के पैर में री, द, य, हृदय, ऊपर बिंदी, ग, म। हृदयंगम मीन्स मन के अंदर। स्वीकृति सूचक। आधे स, व को बड़ी ई, क के पैर में री, त को छोटी ई। स्वीकृति सूचक मीन्स साइन ऑफ एक्सेप्टेंस। पंक्ति। पंक्ति यानी लाइन। यहाँ तिमाही और छमाही वर्ड दिया गया है। तिमाही का मतलब है क्वार्टरली और छमाही मतलब हाफ ईयरली यानी 6 महीने के बाद। सालाना। सालाना यानी ईयरली। प्रमोशन। प के पैर में पदेन, म को ओ, श, न। प्रमोशन मीन्स आगे बढ़ना। जटिल यानी कठिन।
अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। मैंने रामलाल जी से मेल जोल बढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भी अब ब्रज भाषा के पुराने काबिल सवैये याद करने लगा और विद्यालय में उन्हें अपना बता बता कर सुनाने लगा। पर शीघ्र ही मैंने देखा कि मतीराम, भूषण, प्रज्ञाकर, ग्वाल, रसखान और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते थे। लेखक क्या करने लगा, वह दूसरे कवियों की कविताओं को अपना बनाकर सुनाने लगा। लेकिन वो सारे तो प्रसिद्ध कवि थे, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम दिए गए हैं और लोग झट से उनकी कविताएं और सवैये पहचान जाते थे। पहचानने के बाद उनमें सुनाने वाले के प्रति उतना आदर नहीं रह पाता जिसका कि मैं चाहता था। तब मैंने अपनी राह बदली। लेखक ने सोचा कि इससे उसे आदर नहीं मिल रहा। उसने अपना रास्ता बदला और रामलाल जी से, रामलाल जी कौन थे, उनके पड़ोसी, खुशामद करके अपने नाम की कविताएं बनवाने लगा और विद्यालय के उत्सवों में छाती तान कर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। लेखक अब भी स्वयं कविता रचना नहीं करता था। पहले वो प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं पढ़ता था, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि लोग पहचान जाते हैं और उसे आदर नहीं मिल पाता, तो उसने स्वयं नहीं कोशिश की, बल्कि रामलाल, जो कि उसके पड़ोसी थे, उनसे अपने नाम पर कविताएं लिखवाने लगा। थोड़े ही दिनों में श्रोताओं पर रूप जम गया कि मैं भी अक्षर जोड़ लेता हूँ। उसके विद्यालय में सब समझने लगे कि यह तो अब बड़ी अच्छी कविताएं करता है। तभी सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तभी उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी और उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। इसमें पर्व समस्या पर 1 घंटे की प्रश्न प्रतियोगिता होती थी और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर जिले के कलेक्टर के द्वारा पुरस्कृत किया जाता था। नगर में हर साल एक प्रदर्शनी लगती थी, जिसमें कि कवि सम्मेलन भी करवाया जाता था, जिसमें बहुत से स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेते थे। लेखक के स्कूल की ओर से लेखक का नाम वहां भेजा गया। इसके लिए शिक्षा संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कवि भेजा करती थी। इस बार हमारे विद्यालय से हमारा नाम प्रतियोगिता के लिए प्रेषित किया गया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे काट मार गया। यानी अपना नाम सुनकर लेखक तो सन रह गया। वह सन क्यों रह गया? क्योंकि वह स्वयं कविताएं नहीं लिखता था। मैं घबराया हुआ अपने क्लास टीचर के पास गया। मेरे क्लास टीचर श्री कामेश्वर नाथ जी थे। बच्चों, उनके अध्यापक का नाम रेखांकित कीजिए। वे थे श्री कामेश्वर नाथ जी। वे पक्के आर्य समाजी थे। मेरे पिताजी के मित्र भी थे, पर मुझ पर भी उनका बड़ा स्नेह रहता था। यानी वह उससे बड़ा प्यार करते थे। मुझ जैसे शरारती बच्चे को मुंह लटकाया हुआ देखकर वे बोले, भुसुर जी, क्या बात है? वे उसे प्यार करते थे और प्यार से चिढ़ाते भी थे, इसलिए यहाँ पर भुसुर शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं धरती की तरफ देखता रहा। उन्होंने समझा कि मैंने कोई गलती की है, जो धरती की तरफ नजरें गड़ाए खड़ा हूँ, कि मेरे द्वारा कोई गलती अवश्य हुई है, जो मैं सिर झुकाए उनके आगे खड़ा हूँ। फिर जरा रुखाई से पूछे, रुखाई यानी गुस्से से उन्होंने पूछा, बताओ ना, क्या बात है? मेरे मुंह से फिर भी कोई बल नहीं निकला, यानी वह उनके सामने कुछ भी बोल ना पाया। लेकिन मेरी आंखों की आर्द्रता और मुंह की बेबसी ने उनकी बेरुखी को ठंडा कर दिया। यानी उसे मुंह लटकाए हुए और आंखों में आंसू देखकर वह थोड़े से पिघल गए, यानी उसकी तरफ प्यार से देखने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि ज़रूर कोई गंभीर समस्या है, यानी एक शरारती बच्चा उनके आगे सिर झुकाए खड़ा है, तो अवश्य ही कोई बड़ी समस्या होगी। मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा, क्या समस्या है? जब मैंने उन्हें बताया कि हेडमास्टर जी, हेडमास्टर यानी स्कूल के प्रिंसिपल
जी ने मेरा नाम कवि प्रतियोगिता में भेजा गया है। यह सुनकर उन्हें हंसी आ गई। कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वहीं मिलूंगा। मैं जब तक कुछ और कहता तब तक उन्होंने कहा, झिझक तो शुरू शुरू में ही होती है, पर नालायक तूने झिझकना कब से सीख लिया। लेखक के अध्यापक समझ रहे थे कि उन्हें मंच पर कविता प्रस्तुत करने में झिझक हो रही है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। मैं इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति में था, यानी कंफ्यूजन में था कि कहूँ या ना कहूँ। अंत में साहस करके मैंने कह दिया कि मैं जो कविताएं सुनाया करता हूँ वे सब पराई होती हैं। तो सच्चाई बताना ही लेखक ने ज़रूरी समझा और अपने कक्षाध्यापक को बता दिया कि जो मैं कविताएं ज़ोर ज़ोर से सुनाया करता हूँ मैं स्वयं नहीं लिखता, बल्कि वह दूसरों से लिखवाई होती हैं या पराई होती हैं। यह सुनकर भी मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा, पर कोई और अवसर होता तो कान लाल कर दिए गए होते। यानी अब तो अध्यापक यानी उसके कक्षा टीचर भी असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि वो क्या करें। लेखक ने सोचा अगर मैंने कोई और बात बताई होती तो पिटाई खूब होती, लेकिन अभी तो मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा। अब इसके ऊपर चित्र देखिए जहां लेखक अपने कक्षा अध्यापक के सामने खड़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुस्कुरा कर बोले, धत तेरे की, पर अब क्या हो, हमने तो विद्यालय से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा है, तुम्हारे न जाने से बड़ी बदनामी होगी। मैं चुपचाप शांत खड़ा था और वे भी कुछ देर शांत रहे। वो शांत क्यों रहे? ताकि इस समस्या से निकलने का कोई सुझाव दे सकें या उपाय सोच सकें। फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आंखों में चमक गया हो, ऐसे उत्साह होकर बोले, कविता करना बहुत आसान है, तुम घबराओ नहीं। देखो वहाँ मामूली सी समस्या दी जाएंगी, यही कि आई है, गाई है, सुहायो है आदि। तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुकें जमा लेना। यानी जैसे यहाँ बताया गया है आई है, गाई है, सुहायो है, आयो है, इन सब को हम तुके कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 पंक्तियों में तुके जमा लेना। वे उनसे इस समस्या से निकलने का सुझाव दे रहे थे। उदाहरण के लिए अगर कोई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, भाई है, एक और लिख लेना। समझ गए ना? मैंने भी छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए स्वीकृति सूचक में सिर हिलाया। यानी लेखक ने सिर हिलाते हुए यह बताया कि उन्हें अध्यापक की बात अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो बताओ सुहायो है कि क्या तुकबंदी करोगे? सारी हिचक दूर हो गई थी और मैंने तड़ाक से यानी जल्दी से जवाब दिया, आयो है, गायो है, बायो है। शाबाश, बस एक काम और करना। वह बताने लगे, देखो एक कविता में 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं और अंत के अक्षरों में ही वही तुके रख देना, कविता बन जाएगी। यानी 4 लाइनों की कविता बनाना, उसमें 31 अक्षर होंगे और अंत में तुके जमा देना, तो ये कविता बन जाएगी। यूँ तो गणित में मैं कभी भी अच्छा नहीं रहा, हमेशा तिमाही और छमाही में इसमें मुझे अंडा ही मिलता और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन मिलता। यानी 1 साल के बाद बड़ी मुश्किल से मैं अगली कक्षा में जाता, मगर उस दिन मानो जैसे गणित मेरे अंदर घुस गई। कविता की यह जटिल गणित मुझे तुरंत समझ आ गई। जो उसके अध्यापक ने 4 पंक्तियों, 31 अक्षरों और अंत के तुकों का उसको गणित समझाया, लेखक को फटाफट से वो समझ आ गया। और अब ये था आज का हमारा सेशन। तो बच्चों, आगे हम जानेंगे कि अध्यापक की बताई युक्ति या गणित के अनुसार लेखक को कहाँ तक सफलता मिली। तब तक आप पढ़ाए गए पृष्ठों की दोहराई अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।